सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली है। इसको लेकर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। अमित शाह की रैली के लिए करीब 15 आईपीएस अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ 20 से ज्यादा डीएसपीओ की ड्यूटी लगाई गई है। सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर 15 सीनियर आईपीएस और 20 से अधिक को तैनात किया गया है। डीजीपी ने सख्त हिदायत दी है कि शाह की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक न हो। वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस की 11 यूनिट बनाई गई है। हर यूनिट का इंचार्ज आईपीएस अधिकारी को बनाया गया है। इन यूनिटों में 50 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस के 30 अधिकारी और 200 महिला पुलिस के जवान शामिल हैं। साथ ही हर यूनिट में एनजीओ कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया है, जिनकी संख्या 680 है। आईपीएस अधिकारियों के साथ ही 27 डीएसपी रैंक के अधिकारियों को भी केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा में तैनात किया गया है। इसमें पलवल, सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद के डीएसपी के अलावा मुख्यालय में तैनात अधिकारियों को शामिल किया गया है। आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने इनकी नियुक्तियों के ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। इस रैली में 5 लेयर सिक्योरिटी अमित शाह की रहने वाली है। 10 की 10 लोकसभा क्षेत्र जो हरियाणा के हैं उनमें समयबद्ध तरीके से जो है वो रैलियों का आयोजन होगा और कोई कोर कम कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और 10 की जो लक्ष्य है, हरियाणा की 10 सीटों का लक्ष्य है, उसको लेकर उस लक्ष्य को साधने को लेकर जो है वो एक अभियान जो शुरू किया गया है और वो लगातार जो अभियान चलेगा। और अमित शाह की 18 जून की जो सिरसा रैली है, इसके जरिए जो है यह शंखनाद हो जाएगा और गौरवशाली भारत सिरसा लोकसभा रैली इसे नाम दिया गया है। हरियाणा के सिरसा में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विशाल रैली होने जा रही है। सिरसा में अमित शाह की रैली को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, तो पार्टी संगठन और सिस्टम ने भव्य तैयारियां भी सुनिश्चित की हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली के साथ ही हरियाणा में चुनावी तैयारियों का आगाज होने जा रहा है। अमित शाह सिरसा की धरती से 2024 की चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं। अमित शाह के संबोधन में जहां मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों की झलक होगी, तो वहीं आगामी चुनाव की रूपरेखा भी सिरसा की धरती से ही तय होगी। भले ही हरियाणा में गठबंधन की सरकार है, लेकिन बीजेपी आगामी चुनाव में एक बार फिर सभी 10 सीटें जीतने की तैयारी में है। सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने के लिए बीजेपी सिरसा से शंखनाद करेगी। बता दें कि सिरसा में वर्तमान में बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल है। सिरसा से एचएलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा विधायक है। एचएलपी का बीजेपी को समर्थन है। चूँकि सिरसा का अपना राजनीतिक महत्व है, ऐसे में अमित शाह इस महारैली से आगामी चुनाव में जीत दोहराने का मंत्र देंगे, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगे और सिरसा से शुरुआत कराने वाले दिनों में बीजेपी के कई कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों से 2024 में फिर बीजेपी के विजय रथ को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। जून अंत तक हरियाणा के हर लोकसभा क्षेत्र में कई केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करेंगे, तो आम हरियाणवी को 2019 की तर्ज पर एक बार फिर सभी 10 लोकसभा सीटें बीजेपी को जिताने का आह्वान करेंगे। दूसरी ओर गठबंधन को लेकर चल रही अलग अलग तरह की अटकलों और बयानबाजी के बीच गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन से कहीं न कहीं गठबंधन के भविष्य को लेकर भी बड़े संकेत मिल सकते हैं। 9 साल बेमिसाल का एक संदेश लेकर गृह मंत्री अमित शाह सिरसा आएंगे और एक सबसे अहम बात यह भी है कि सिरसा जिला में 9 साल पहले ही अमित शाह आए थे और अब सिरसा शहर में आ रहे हैं और यहीं से वे अपना जो तमाम सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको जनता के बीच रखने वाले हैं। सिरसा में 18 तारीख को होने वाली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए हैं। एक तरफ लोगों को आने में किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए रैली स्थल पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मिशन 2024 को लेकर सभी दल तैयारी में जुटे हुए हैं। बीजेपी मोदी सरकार के 9 सालों की उपलब्धियां लेकर जनता के बीच में पहुंच रही है, तो वहीं सिरसा की धरती से बीजेपी 2024 का रोड मैप रखने वाली है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिरसा पहुंचेंगे। अमित शाह की रैली को लेकर सिरसा के अनाज मंडी में भव्य तैयारियां की गई है। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। हरियाणा न्यूज से बातचीत में गोविंद कांडा ने बताया कि रैली को लेकर सिरसा पूरी तरह से तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह की रैली ऐतिहासिक होगी। हर सिरसा शहर के प्राणी का, हर जनता का हक बनता है कि इतना बड़ा जब गृह मंत्री हमारे बीच में आ रहे हैं अमित शाह जी, तो उनके स्वागत के लिए वहाँ जाएं। तो वो भी अपने तन मन धन से लगे हुए हैं, छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं कि आप वहाँ पहुँचें। और क्योंकि जब एक इतना बड़ा नेता आता है तो कुछ ना कुछ मिलता है
और जैसे 9 साल से तो दे ही हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी दे रहे हैं, तो इस तरीके से बहुत भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से बाहर से पुलिस कंपनियां बुलाई जाएंगी, जिसमें हरियाणा पुलिस और IRB के जवान रहने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों में अमित शाह की रैली को लेकर भारी उत्साह है। पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले को लेकर ब्रिजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस की तरफ से 550 पन्नों की कैंसिलेशन चार्जशीट दाखिल होने के बाद आज विनेश फोगाट का एक ट्वीट सामने आता है, जिसमें उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। आपको बता दें कि ये एक कविता के माध्यम से उन्होंने अपनी जो भावना है उसको दर्शाते हुए ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। पहलवानों के मामले को लेकर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट दाखिल होने के बाद विनेश फोगाट ने एक कविता शेयर कर तंज कसा है। विनेश फोगाट ने यूपी के एटा के रहने वाले युवा कवि पुष्य मित्र उपाध्याय की एक चर्चित कविता सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो वी वांट जस्टिस हैशटैग के साथ ट्वीट की है। शेयर की गई कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा, अब गोविंद न आएंगे, छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। बता दें कि ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक, ओलंपियन विनेश फोगाट समेत देश के कई दिग्गज पहलवान लंबे समय से ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ब्रिजभूषण पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं अब इसी दौरान विनेश का ये ट्वीट सामने आया है। अब ये पूरा का पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात करें विनेश फोगाट के इस ट्वीट की, तो इस ट्वीट को देखकर ये लगता है कि अब जो पहलवान है इस मुद्दे को लेकर कोई नया कदम जल्द ही उठा सकते हैं। ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट में महिला पहलवानों की शिकायतों में से कम 4 में फोटो सबूत और 3 मामलों में वीडियो सबूत का हवाला दिया गया है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से अपनी चार्जशीट कोर्ट में दायर की गई थी। चार्जशीट में महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न की 6 शिकायतों में से कुछ में फोटो सबूत और कुछ मामलों में वीडियो सबूत का हवाला दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। महिला पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, मारपीट और पीछा करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में 22 जून को कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा पोक्सो से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने एक अलग चार्जशीट दायर की थी, जिसमें ब्रिजभूषण के खिलाफ केस रद्द करने की बात कही गई है, क्योंकि नाबालिग शिकायतकर्ता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान वापस ले लिया था। इंडियन एक्सप्रेस ने एक अधिकारी के हवाले से लिखा है, चार्जशीट में हर शिकायत का अलग से जिक्र किया गया है। 6 पहलवानों ने अपनी शिकायत में कई घटनाओं का उल्लेख किया है। प्रत्येक शिकायत के लिए गवाहों, फोटो या वीडियो की पुष्टि करने का दावा किया गया है। 4 मामलों में फोटो के साक्ष्य लगाए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि ये तस्वीरें मेडल अवार्ड समारोह, ग्रुप फोटो और अन्य कार्यक्रमों की तस्वीर है। कुछ तस्वीरों को पहलवानों ने दिया था, जबकि अन्य को दूसरे स्रोतों से हासिल किया गया है। इससे पहले सूत्रों के हवाले से बताया था कि पुलिस टीम ने जांच के दौरान 200 से अधिक गवाहों के बयान लिए थे, लेकिन इनमें से उन्हीं बयानों को चार्जशीट में शामिल किया गया है जो प्रासंगिक है और आरोपों का समर्थन करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चश्मदीद गवाहों, प्रतिभागियों, टूर्नामेंट के रेफरी और कर्मचारियों के बयानों को भी चार्जशीट में शामिल किया गया है। प्रदेशवासियों के साथ इस बार मौसम आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। कभी धूप तो कभी छांव, और दूसरी तरफ बात करें कभी आसमान से बरसती आग और कहीं बरसात। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार मौसम विज्ञानियों के माने तो आने वाले समय में हरियाणा के कुछ हिस्सों में तेज बरसात हो सकती है। गुजरात और महाराष्ट्र में बर्बादी की बारिश के बाद चक्रवात बिपरजॉय कमजोर पड़ गया है। चक्रवात के प्रभाव के कारण अटके हुए मॉनसून को आगे बढ़ने का रास्ता मिलने वाला है। इससे उत्तर भारत के बड़े क्षेत्र को राहत मिलने जा रही है, जिसके चलते हरियाणा में भी तापमान में गिरावट देखी जा रही है। अनुमान जताया जा रहा है कि अब केरल से लेकर कर्नाटक तक मानसून आगे बढ़ेगा। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा को अभी मानसून के लिए इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश की पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद में बादल छाए रहेंगे। अन्य जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चलेगी।
पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवा के मेल से कुछ जगह हल्की बारिश या बूंदाबांदी होगी। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार अच्छी बारिश के चलते प्रदेश में किसानों को भी अच्छा लाभ मिलने वाला है। खासकर धान और गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए बारिश और भी फायदेमंद साबित होगी। भले ही मौसम पल पल बदल रहा और इस बदलते मौसम के बीच ना ही झमाझम बरसात हो रही है और ना ही इस भरी गर्मी के बीच लोगों को इस लू से परेशानी हो रही है। इस तरीके का मौसम अक्सर कम देखने को मिलता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रिश्वत लेने के एक एक्शन को विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई उन्होंने एक शिकायत के आधार पर की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के निर्माण विभाग के एक्सीएन को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस के अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि उनको एक शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मेंटेनेंस का काम करता है और उसके कई बिल पेंडिंग हैं, जिनको क्लियर करवाने के एवज में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के निर्माण विभाग के एक्सीएन पंकज शर्मा ने उससे 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की और वो पहले भी 3.5 लाख रुपए की रिश्वत ले चुका है, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक्सीएन पंकज शर्मा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी हमारे को, जो कंप्लेनेंट का नाम नहीं बता सकता आपको। उसने कंप्लेंट में लिखवा था अगर भाई मैं यूनिवर्सिटी के अंदर टैंक और मेंटेनेंस का काम करता हूँ, जो मेरे काफी बिल पेंडिंग है, जो उन पेंडिंग बिलों के एवज में एक्शन पंकज शर्मा मेरे से रिश्वत की डिमांड कर रहा है और जिसमें मैंने उसी ने बताया भाई 3.5 लाख रुपए मैं पहले दे चुका हूँ और 1 लाख रुपए उसने आज डिमांड करी है, जिसको रेड हैंडेड गिरफ्तार किया गया। 1 लाख रुपए बरामद? हाँ, 1 लाख रुपए बरामद हुआ जी। अरेस्ट कर लिया? अरेस्ट कर लिया जी। आगे कोर्ट में पेश किया जाएगा? हमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी, देखते हैं जी अगर रिमांड लेना या क्या करना तो अलग मैटर है। और लोग भी शामिल हैं? अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मामले में जांच जारी है और कानून अनुसार दोषियों को सजा देने की बात कही जा रही है। गुजरात के जूनागढ़ में अवैध दरगाह को लेकर प्रशासन ने नोटिस जारी किया तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, इस दौरान लोगों ने पुलिस चौकी पर भी हमला बोल दिया। गुजरात के जूनागढ़ में अवैध दरगाह को लेकर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने जबरदस्त बवाल किया। भीड़ ने अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन के नोटिस के बाद जमकर पथराव किया और पुलिस चौकी पर हमला भी कर दिया। हमले में डिप्टी एसपी, महिला पीएसआई और एक पुलिसकर्मी घायल हुए। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियां फूंक दी। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल इलाके में भारी तनाव है। बड़ी संख्या में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने हिंसा के मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। बता दें कि प्रशासन ने जूनागढ़ के ऊपरकोट एक्सटेंशन में एक दरगाह को लेकर अवैध निर्माण का नोटिस दिया था। इलाके के लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिसके चलते जूनागढ़ में जंग जैसे हालात बन गए। जिस दरगाह को हटाए जाने का नोटिस दिया गया था वो मजेवाड़ी दरवाजे के ठीक सामने स्थित है। 5 दिन की डेडलाइन के बाद भी नोटिस को लेकर कोई जवाब पेश नहीं किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई का फैसला किया। नगर निगम की टीम ध्वस्तीकरण का नोटिस लगाने पहुंची थी, जिसके विरोध में भीड़ इकट्ठा हो गई। थोड़ी ही देर में ये भीड़ उपद्रवियों की शक्ल में बदल गई और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान वहां खड़े वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा की तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन सख्त है और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अलग अलग इलाकों में पुलिस की टीमें भेजी गई हैं। कोशिश यही है कि लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने न दिया जाए। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा अभी तक लगातार जारी है और उसको लेकर के लगातार वहां पर हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर अब पूर्व आर्मी चीफ वेद प्रकाश मलिक का भी बयान सामने आया। उन्होंने इस मामले में तत्काल ध्यान देने की अपील की है। मणिपुर में करीब 1.5 महीने बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। केंद्र और राज्य सरकार की शांति की अपील के बावजूद मणिपुर में मैतेई और कुकी जनजाति के बीच जातीय हिंसा जारी है। इस बीच पूर्व आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक ने मणिपुर की स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की अपील की है। पूर्व आर्मी चीफ ने मणिपुर में रहने वाले एक पूर्व सैन्य अधिकारी के ट्वीट की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया है। उन्होंने मणिपुर की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उच्च स्तर पर तत्काल ध्यान देने का आह्वान किया है। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल निशिकांत सिंह ने मणिपुर की स्थिति को लेकर एक ट्वीट किया था,
जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मणिपुर का एक साधारण नागरिक हूँ जो रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी जी रहा है। राज्य अब स्टेटलेस है। जीवन और संपत्ति को किसी भी समय कोई भी खत्म कर सकता है, जैसे लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया, सीरिया में हो रहा है। ऐसा लगता है कि मणिपुर को उसके अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। क्या कोई सुन रहा है? निशिकांत सिंह के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पूर्व आर्मी चीफ ने लिखा, मणिपुर के एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल का एक असाधारण दुखद कॉल। मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर उच्चतम स्तर पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। बता दें कि अब तक इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 300 लोग घायल हो चुके हैं और 10,000 से ज्यादा लोगों के घर जलाए जा चुके हैं। इसके अलावा राजनीतिक लोगों को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर आने वाली खामियों पर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के तमाम अधिकारियों को तलब किया है। भीषण गर्मी में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री से लेकर महकमे में बड़े अफसरों को तलब किया है और इस दौरान अघोषित बिजली कट पर बेहद नाराजगी जताई है। सीएम योगी ने लड़खड़ाई आपूर्ति व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करने के लिए एक गांव से लेकर शहर तक रोस्टर के मुताबिक पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि तय रोस्टर के अनुसार जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली की आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। इसके लिए जरूरत पड़े तो पैसे की चिंता किए बिना अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था की जाए। सीएम योगी ने हर जिले में कंट्रोल रूम बनाने और जिला अधिकारी के स्तर से बिजली व्यवस्था की निगरानी करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर दिन प्रत्येक जिले में बिजली आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की जाए। विद्युत आपूर्ति के लिए हर एक फीडर के अनुसार अधिकारियों, अभियंताओं की जवाबदेही भी तय की जाए। आपको बता दें कि इससे पहले ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने शक्ति भवन में बिजली आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। मंत्री ने बिजली कटौती, ट्रिपिंग, अनुचित शटडाउन, ट्रांसफार्मर खराबी और अन्य गड़बड़ियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शक्ति भवन में बैठे अधिकारी विद्युत संबंधी कार्यों को लेकर सचेत नहीं है, सभी ऊर्जा विभाग की बदनामी करा रहे हैं। उच्च अधिकारी धृतराष्ट्र बने हुए हैं, ऐसी कार्य संस्कृति स्वीकार नहीं होगी। मंत्री ने अफसरों को स्थलीय निरीक्षण के निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सख्त रवैयों को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं। अब ऐसे में बिजली कटौती को लेकर उनके इस एक्शन को आगे किस हिसाब से देखा जाता है और इसमें आगे क्या कुछ सामने आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती से दुनिया एक बार फिर से सहम गई है। अब सभी की निगाहें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले पर टिकी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने की पुष्टि की है। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा, रूस इन हथियारों का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसकी सुरक्षा को खतरा होगा। पुतिन ने नाटो देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस के पास उनसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं और वो ये बात जानते हैं, इसलिए वो बार बार हमारे साथ परमाणु संधि की कोशिश करते हैं। यूक्रेन के जवाबी हमलों पर पुतिन ने कहा, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, यूक्रेन के हथियार खत्म हो जाएंगे। हमारी सेनाएं लगातार अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों से मिल रहे टैंकों, हथियारों को नष्ट कर रही हैं। हम चाहे तो कीव की किसी भी बिल्डिंग पर कभी भी हमला कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। यूक्रेन मॉस्को और बेलगोरोद में हमला करके हमें कड़ी कार्रवाई के लिए उकसा रहा है। दूसरी तरफ कीव पर हो रहे लगातार हमलों के बीच 7 अफ्रीकी देशों के लीडर्स यूक्रेन पहुंचे। इनका लक्ष्य जंग को रोकना और दोनों देशों में संधि करवाना है। इन देशों में साउथ अफ्रीका, मिस्र, कोमोरोस, सेनेगल, जाम्बिया, युगांडा और रिपब्लिक ऑफ कोंगो के लीडर्स शामिल थे। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक कर जंग रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम जंग को लेकर यूक्रेन की भावनाओं और उनके स्टैंड को समझते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी जंग को रोकना है। दरअसल पुतिन का कहना है कि रूस इन हथियारों का इस्तेमाल तब करेगा जब रूस को इसकी सुरक्षा पर खतरा होगा। ऐसे में पुतिन के इस फैसले से सवाल उठना बिल्कुल लाजमी हो गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के बीच आज एक अहम मुलाकात
बीजिंग में हुई, दोनों की मुलाकात के बड़े मायने निकल कर आ रहे हैं। साथ ही शी जिनपिंग ने बिल गेट्स से कहा कि इस साल वे पहले अमेरिकी मित्र हैं जिनसे उनकी मुलाकात हुई है। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की। शी जिनपिंग ने गेट्स को अपना पुराना दोस्त बताते हुए कहा कि वो कोविड-19 महामारी के कारण 3 साल बाद उनसे मिलकर खुश है। जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका और चीन सहयोग बढ़ाकर दोनों देशों को फायदा पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि बिल गेट्स ने खुद अपने ट्विटर हैंडल के जरिए अपनी चीन यात्रा की जानकारी दी है। गेट्स ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वो आखिरी बार चीन साल 2019 में गए थे। इसके बाद साल 2023 यानी 4 साल बाद चीन पहुंचे हैं। शी जिनपिंग और गेट्स आखिरी बार 2015 में मिले थे। आपको बता दें कि इससे पहले अभी हाल में ही एलन मस्क ने भी चीन की यात्रा की थी। मस्क ने भी करीब 3 साल बाद चीन यात्रा की। एलन मस्क ने चीन यात्रा के दौरान बैटरी बनाने में दुनिया के नंबर 1 कंपनी के प्रेसिडेंट जेंग यूकून के साथ लंच किया। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स की और चीनी राष्ट्रपति शी की मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। खास तौर पर अमेरिकी और चीनी रिश्तों के लिए इनकी मुलाकात का काफी महत्व है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। दरअसल अफगानिस्तान की टीम को 546 रन के बड़े अंतर से बांग्लादेश की टीम ने मात दी है। आपको बता दें कि ये सदी की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 546 रनों से हरा दिया। टेस्ट क्रिकेट में 21वीं सदी में सबसे बड़ी जीत है। बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 382 रन बनाए थे। इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 146 रनों पर सिमट गई थी। इसके बाद बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 425 रन बनाकर डिक्लेयर किया और अफगानिस्तान को सिर्फ 115 रनों पर समेट दिया। इस तरह बांग्लादेश ने 546 रनों की विशाल जीत दर्ज की। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की ये तीसरी सबसे बड़ी जीत है। अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में बांग्लादेश के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने दोनों ने ही शानदार प्रदर्शन किया। पहली पारी में ओपनर महमूदुल हसन ने 76 और 3 नंबर के बल्लेबाज नजमुल हुसैन शंतो ने 146 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली। वहीं मुशफिकुर रहीम ने 47 और मेहदी हसन मिराज ने 48 रनों की पारी खेली। इसके बाद गेंदबाजियों में तेज गेंदबाज इबादत हुसैन ने 4 विकेट चटकाए। वहीं ताजुल इस्लाम, मेहदी हसन मिराज और शरीफुल इस्लाम को 2-2 सफलता मिली। बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में रनों के लिहाज से बांग्लादेश के नाम अब तीसरी सबसे बड़ी जीत हो गई है। इस रिकॉर्ड लिस्ट में पहले नंबर पर इंग्लैंड और दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। इंग्लैंड ने 1928 में 675 रनों से जीत दर्ज की थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 1934 में 562 रनों से टेस्ट मैच जीता था। हालांकि बांग्लादेश जैसी टीम का इतने बड़े अंतर से जीतना अपने आप में काफी बड़ी बात है, लेकिन इस जीत में एक बात और भी मायने रखती है, वो ये कि बांग्लादेश के सामने अफगानिस्तान जैसी कमजोर टीम थी।